आप सब मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? कमरे में मौजूद परी मिशाल और आयमा बेगम से उसने बिखरे हुए तेवरों से शिकवा किया। अब सब मुझसे पूछ रही हैं, जब सब तैयारी कर लिया तब मैं याद आई हूँ कि उससे भी पूछ लें। उसका लहजा गुस्ताहिया हो गया था। प्रिया, तमीज में रहकर बात करो। परी ने उसे टोका। उसे भी मिशाल ने सारी हकीकत बताई थी, जिस पर वो बहुत ही परेशान थी, और प्रिया अपनी बच्ची पर दुखे। उसने सीधा प्रिया से बात की जिस पर वो बिगड़ी थी। परी के साथ लहजे में टोकने पर वो शर्मिंदा से सर झुका की और खुद को नॉर्मल करने लगी, जो कि शेरोज के साथ नकाह का सुनते ही उसका पारा हाई हुआ था। तो मम्मा, आप ही बताएं, क्या आप सब ने ये भी जरूरी ना समझा कि हकीकत जाने फिर कोई फैसला करें? कई बार आंखों देखा सच नहीं होता। इस तरह से लोग भटक जाते हैं, राहें भूल जाती हैं। कम से कम हकीकत जान लेने की कोशिश की जाए, फिर जो मुनासिब लगे वो करें। क्या आप सब ने ये जरूरत महसूस की? नहीं, सिर्फ जो देखा उससे सच मानकर अभी भी वैसे ही लड़की को छोड़कर बगैर उसकी राय लिए अपनी मर्जी और लड़के को मिन्नत समाज करके उस पर लड़की को थोप दिया। क्यों? हर बार ऐसा ही होता है। मैं कोई गुस्ताही नहीं कर रही, सिर्फ हकीकत वाजिया कर रही हूँ। और हकीकत ये है, जैसा आप सब समझ रहे हैं कि शिरोज मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था, तो ऐसा कुछ नहीं था। उसने तो जैसे सबके सर पर बम फोड़ा। मिशाल और अम्मा बेगम ने हैरत से देखा। तो मेरा बच्चा, जल्द बताओ हकीकत क्या थी? मिशाल नम आवाज में बोली। परिया ने पहले अपनी और फिर मिशाल को देखकर सारी हकीकत उन्हें बताई। सब जैसे जैसे सुन रहे थे, उनका मुंह वैसे वैसे खुलता जा रहा था। अब आप सब ही बताएं कि कैसे एक ऐसे इंसान से निकाह करूं जिससे ना औरत की इज्जत करनी आती है, बल्कि उल्टा पाक किरदार पर कीचड़ उछालकर उसे बुहतान लगाए। बल्कि ये भी कुछ नहीं, उसने तो हद कर दिया। बगैर हकीकत सुने मैं चीखती रही, बगैर जाने मारने की कोशिश करने लगा। वो सारी हकीकत बताती आह में फुड़ फुड़ कर रो पड़ी, और आयमा बेगम ने तड़प कर उसे अपने सीने से लगाया। बस मेरा बच्चा, रोते नहीं। आयमा बेगम ने उसकी पीठ थपथपाई। मिशाल भी शर्मिंदा सी बैठी थी और शुक्र भी अदा करती कि या अल्लाह, जो तेरा लाख लाख शुक्र कि मेरे बच्चे ने ये गिरी भी हरकत नहीं की। पर एक अफसोस भी था कि कैसे उसने अपनी प्यारी बच्ची का दिल तोड़ा। दरवाजे के उस पर खड़ा शेरोज सारी हकीकत जानते शर्मिंदा सर झुकावे अपने रूम के जन्म चला गया। नानो, वो बहुत ही गंदा है, मैं बहुत नफरत करती हूँ उसे। उसकी शिकायत शेरोज के लिए मुस्कुराए, जिन्हें वह कुचल कर दबाने लगा। दरवाजे पर दस्तक हुई तो मिशाल प्रिया के पास उड़कर दरवाजा खोलने लगी, तो सामने मुलाजमा थी। बेगम साहिबा, गाड़ी चली गई है, मौलवी साहब को लेने। मिशाल ने उसे कहा था कि उसे बताए, इसलिए वो गाड़ी को जाता देखकर मिशाल को आगाह करने चली आई। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। वो उसे बेचकर दरवाजा बंद करती मुड़ी तो आंखों में आंसू थे। क्या हुआ आपी? परी ने उसकी नम आंखें देकर पूछा। मिशाल ने परी के पूछने में उसकी तरफ देखा और बोली, तो लफ्जों में इल्तजा और खौफ था। भाभी, आप तो जानती है अभी नकाह से मना किया गया, जो कि मौलवी को भी लेने गाड़ी भेज दी गई है, तो जरूर वजह पूछी जाएगी। प्रिया से इनकार कर, और भाई तो जल्द समझ जाएंगे, पहले जल्द नकाह करवाने और फिर प्रिया के इनकार को देकर। फिर तो आप जानती है ना उनकी तेज तबीयत को। और अगर मिसाल के तौर पर नकाह ना हुआ और ये बात कहीं से उन्हें पता लग गई, तो अम्मा आप तो जानती है ना, वो हकीकत जानने के बाद शेरोज का तो पता नहीं क्या करे, पर हम सबसे मुंह मोड़ जाएंगे। वो बोलती भी रोती भी बोली, क्योंकि उन्होंने पहले ही सफर वादा कर दिया था कि जहाँ उसकी बेटियों की इज्जत होगी, उसके पास उसकी इज्जत होगी। और अगर जहाँ उसकी बेटियों के बाबत किसी ने थोड़ी सी भी गलत बयानी या उनके खिलाफ कुछ उल्टा सोचा, पहले तो उस इंसान से कोई रिश्ता नहीं, अगर रिश्ता नहीं तो रहम ने। कोई भी रिश्ता जो दिलों का हो वो हर बंधन को जोड़ता है, उनके बीच मोहब्बत और रहम दिली रखता है। अगर ये रिश्ता ही खत्म होगा तो सारा खानदान टूट जाएगा। और वो उस शख्स का क्या हाल करता जो एक गलत फहमी की बुनियाद पर उसकी बेटी पर हाथ उठाए, तो हम सब जानते हैं ना क्या होगा। वो रुकी, आंसू लड़ियों के सूप में बह रहे थे। आयमा बेगम और परी की भी आंखें नम हुई थी उसकी बस्ती पर। प्रिया हैरान परेशान शाह की हालत में मिशाल अपनी बड़ी मामा को देख रही थी। उसे उसकी हालत नजर नहीं आ रही थी, बल्कि अपने खानदान की परी है। कहीं वो उसे, मतलब जैसा शेरोज कह रहा है तुम्हारी सांसों की डोरियां अपनी मुट्ठी में करेगा। वो सोचती गई और आंखों में चिंगारियां भड़कने लगी। मैं आप दोनों के आगे हाथ जोड़ती हूँ। उसने अपने हाथ जोड़े। हम भाई बहन के रिश्ते में दराने पड़ने से बचा लें। अम्मा, आप तो जानती है ना हमें कितना अजीज था शारी भाई बचपन से। मैं उससे दूर नहीं रह सकती अपने भाई से। प्लीज बेटा, ये नकाह कर लो। आपकी बड़ी मामा आपके सामने हाथ जोड़ती है। वो उसके बीके लहजे पर प्रिया को मिन्नत से माश करने लगी। मम्मा, ये क्या कर रही है? प्रिया ने तड़प कर उसके हाथ को ले, तो बेटा मेरी बात मान लो। उसे अपने साथ लगाकर माथे पर बोसा देते हुए बोली। प्रिया ने सुर आंखें मीची दर्द से। कैसे अब इस जंगली के साथ रिश्ता रखती है जिसे इज्जत लफ्ज की मैंने मालूम नहीं। अब वो चाह कभी ऐसा नहीं कर सकती जैसा मिशाल चाहती थी। उसके चेहरे पर उबरते हुए तासरा देकर मिशाल मजीद गमजदा हुई। परी बेबसी का बुत बनी अपनी औलाद को तड़पते हुए देख रही थी। अगर औलाद का साथ देती तो काफी रिश्ते बिखर जाते, अगर मिशाल का साथ देती
तो औलाद जिगर का टुकड़ा बिखर जाता। वो करती तो क्या, किसके साथ अपने लफ्ज जोड़ती, एक तरफ औलाद तो दूसरी तरफ शोहर, उसके रिश्ते। आयमा बेगम की बेहारी की सोच में थी जैसे किसी बात के लिए लफ्ज चुन रही हो या फिर हुक्म के लिए लम्हा। वो एक उम्र गुजार चुकी थी, बुढ़ापे की दहलीज पार कर आई थी। शेरोज के जज्बातीपन और प्रिया के भी बिखरने का मंजर जानती थी, कैसे ना बढ़ पाती, दोनों को उसके हाथों में पलकर बड़े हुए थे। उठो, दोनों निकाह के लिए तैयारी की करो प्रिया को। उसने जैसे प्रिया के माथों पर बम फोड़ा, वो झटके से मिसाल से अलग होकर बैठी और अपनी दादी को देखने लगी। उसे लगा उसने गलत सुना है। मिसाल और परी ने भी आयमा बेगम को देखा। ना नो, उसने तड़का पुकारा। परी, अगर मेरा फैसला दुरुस्त रखे तो उठो और लड़की को तैयार करवाओ, अगर नहीं तो समझ लेना आइंदा मैं किसी मामले में नहीं बोलूंगी। मुझे मेरी औकात मालूम हो जाएगी, अब मैं बुरी हो गई हूँ कि अपने बच्चों की औलाद पर भी कोई हक नहीं मेरा। आयमा बेगम ने प्रिया के पुकार को नजरअंदाज करके परी से कहा, जो कि रोती हुई प्रिया को देख रहे थे। उसने गहरा सांस खारिज किया और मोहब्बत से बोली, अम्मा आपने बेहतर फैसला लिया है मेरे बच्चे के लिए, मुझे यकीन है वो शिरोज के साथ खुश रहेगी। परी प्रिया को देते हुए कहने लगी। परी को तो वह लफ्ज नहीं हथौड़े लग गए थे अपनी समातों पर, वजह से किरचू में तकसीम हो गई। मीशान ने अपने आंसू पहुंची अपनी माँ के हाथों पर बोसा दिया। परी सोफे से उठकर उसके पास आई। प्रिया ने जब से आंखें मीची। मिशा उसका सुरह नका कर जोरा लेने चली गई थी अपने कमरे की तरफ। कभी कभी इंसान जितना भी पढ़ लिख जाए, कितना भी खुद को अक्लमंद और दाना क्यों ना समझे, चाहे कितना मजबूत और दुश्वार राहों को पैर तले ढूंढ कर ही क्यों ना आगे बढ़ जाए, पर जब बात माँ बाप की हो, अपनी जिंदगी का अहम फैसला उनकी तरफ से हो, तो उसका दिमाग किसी तौर पर यह मानने को तैयार नहीं होता। वो ऐसा हरगिज नहीं चाहेगा तुम इतने दाना, तुम्हारे आगे कोई चीज मुश्किल तो नहीं, अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला दूसरे के हाथ कैसे दे सकते हो, ये तुम्हारे लिए बर्बादी है, ये तुम्हें भटका रहे हैं अपनी मंजिल से। पर हकीकत वो ये नहीं जानता कि असली मंजिल माँ बाप है। उनकी जरा सी खुशी के लिए जतन करना, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट लाना ही असल जीत है। पर दिल जिसके साथ आपका उनसे रिश्ता होता है, उनकी जंजीरों से कैद होती हैं, वो आपको घुटने टेकने पर मजबूर कर देता है, इस तरह कि आप चाह कभी खड़े ना हो पाए। और वही लम्हा होता है कि आप झुकते हैं तो बुलंद होते हैं, जीत कदम चूमती है। वही झुकना आगे चलकर जिंदगी के किसी मोड़ पर आपको एहसास लाता है कि जिंदगी की चमक, एहसास, जज्बात और अपनों की ये सब मिलकर आपको बताती हैं कि तुम एक नहीं हो, तुम अकेले नहीं, बहुत सारे तुम्हारे उठाने के लिए हैं। तुम्हारी एक कुर्बानी काफी दिलों को जुगा चुकी है। माना कि फैसला मुश्किल होता है अगर दिमाग से सोचोगे, क्योंकि वो तुम्हें सिर्फ तुम्हारे बारे में बताएगा, क्योंकि उसका ताल्लुक ही ऐसा है। पर जो तुम दिल से सोचोगे ना, तो वो तुम्हें बताएगा कि सही क्या है, गलत क्या। परी खामोशी से उसको देखने लगी, जो हाथों को देखे थी किसी सोच में गुम। री बेटा, औलाद चाहे कितना भी खुद को क्यों ना छुपाए, पर वो माँ के सामने खुली किताब होता है। कितनी जतन क्यों ना करे खुद को महदूद करने की, पर वो अपने माँ बाप से कुछ नहीं छुपा सकता। इस पाक परवरदिगार ने इतनी ताकत जरूर दी है कि वो अपनी औलाद को खो सके, उन्हें बगैर किसी दुश्वार के उसके गम और खुशी वाले पहलू को पढ़ सके। मेरा बच्चा, हम जानते हैं अभी आपको ये रिश्ता पसंद नहीं आ रहा, पर जब ये गलतफहमी दूर होगी किस्मत की, तो जरूर आप अपने हमसफर पर फख्र करोगे। वो उसे खामोश देखकर बेबस आंसू पूछने लगे। पर परिया खामोश हो गई थी बुद्ध की तरह। दिल तो पहले ही साथ ना था, वो जो आंसू, दिमाग और जुबान थी वो भी साथ छोड़ गए थे। मिशाल के आने पर खामोशी से उसे तैयार किया गया और कुछ देर अकेले छोड़ने के बाद बाहर निकल गई, सबके कि वो अपना गुबार निकाल सके मन से। सबके जाने के बाद वो वैसी बैठी रही, सुरख लहंगे, सर पर दुपट्टा सजाए, हल्के बुल्के मेकअप में वो वीरान सुनहरी आंखों से एक ही नुक्ते को देती बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, पर उदास। आपी, आप माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है ना। मुसुमा कमरे में दाखिल होती दरवाजा बंद करती साथ ही उसके बेड पर बैठती हुई बोले। परिहा ने नम आंखों से उसके सूरज चेहरे को देखा, जो तारीफ तो उसकी करती पर शर्मा होते रही थी। उसके फेस पर खुद बेहद मुस्कुराहट आ गई। और तुम बहुत ही क्यूट डार्लिंग, उसके गाल पर किस करती हुई बोली। उसके ऐसा करने पर मुसुमा शर्मा कर उसके गले लगे। आपी, डार्लिंग ना बोला करे, मुझे शर्म आती है, वो मन मनाए। तो प्रिया का कहका लगा, हाय मेरी डार्लिंग को शर्म आती है, फिर तो मैं बोलूंगी। उसे गुदगुदी करने लगी। आपी, मुसुमा चीही और गुदगुदी होने पर जोर से हंसने लगी। हा 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 हा। आपी छोड़ो। हा हा। वो पेपर हंसी से लोट पड़ होने लगी और पेपर हाथ रखे पर प्रिया तब भी बास न आए। आपी, वो खिलखिलाती हुई हाथ जोड़ने लगी। मुंह सुर हो गया था, साथ ही आंखों में आंसू आ गए, तब जाकर वो पीछे हटे। उफ आपी, बहुत जालिम है आप, वो हंसती उसे दूर रही। प्रिया भी हंसने लगी। उसे यूं हंसता देखकर काफी खुशी मिल गई थी, वरना वो कहाँ ऐसे हंसती थी, चुपचाप सी रहती थी। पर यहाँ आकर वो काफी हद तक खुश रहने लगे थे।
यहाँ आओ डार्लिंग। परिया ने बाजू फैलाए और मुस्मा मुस्कुराती हुई उसके करीब आए तो दोनों एक दूसरे के गले लग गए। मेरी डार्लिंग मुझसे कुछ छुपा रही है, प्रिया शरारत से बोली। नहीं तो, वो बौखलाए से बोली। उफ, अगर आप ही को मालूम हो गया कि कल उनका बर्थडे है तो मेरा सरप्राइज। वो अभी तो मैंने आप ही का गिफ्ट भी नहीं लिया, पर सबसे पहले मैंने ही विश करना है। कुछ भी करके वो दिल में सोचने लगे। मैं क्या आपसे छुपाऊंगी, आप ही कुछ छुपा रही हैं। दोनों की बर्थडे एक थी। नहीं, मैं भी कुछ नहीं छुपा रही, प्रिया ने मुस्कुराहट छुपाई। पर मैं जानता हूँ कि मेरी दोनों शहजादियां क्या छुपा रही हैं, शहरियार रूह में दाल होता हुआ बोला, जिस पर दोनों एक दूसरे को देखा और क्या लगाया। फिर छुप कर मुंह पर उंगली रखकर उसे चुप रहने की मिन्नत की। उसकी राजदारी इशारे पर उसने मुंह पर उंगली रख ली, पर आंखें मुस्कुरा रहे थे। बेटा, तुम जरा बाहर जाओ, हमें आप से कुछ बातें करनी है। शाबाश, वह मुसलमान का सापा हाथ रखा बोला तो वह सास बाब में हिलाए चली गई। अच्छा, तो हमारा बेटा खुश है ना नानों के फैसले पर, जरा बताएगा? वो साथ बैठकर पूछने लगा। पापा, क्या आपको शेरोज पसंद है? शायरी ने सर झुकाए बैठी अपनी बहादुर बेटी को देखा। पहले भी पसंद था, पर अब अपनी शहादत दे रहा हूँ तो उसे तो बहुत ही अजीज है। अपने बाप के जवाब पर वो चुप हो गए। पापा, अगर कभी कोई आपकी बेटी को तकलीफ दे तो, उसने बेहयाली में सवाल किया, तो मैं उसे नासूर दूं। शारिया ने उसे अपने साथ लगाया। क्या बेटा आप खुश हैं? अगर नहीं तो मुझे आपकी खुशी से बढ़कर कुछ भी अजीज नहीं। अभी भी आप जवाब दे सकती हैं। अगर आपको पसंद नहीं है फैसला या आपको तकलीफ दे रहा है। उसका लहजा मोहब्बत से चूर था। नहीं पापा, मैं खुश हूँ। वो बोली तो सिर्फ इतना। पर जैसे ही इस जवाब वसूली खुद से सवाल करने लगी, पर अंदर सन्नाटा छाया हुआ था जिसका कोई भी जवाब न मिला। शहरियार ने उसका माथा चूमा और आंखें मीच गई सबसे। कुछ ही देर में वो थाई आंखों और दर्द से कांपते हाथों से साइन करती 3 जुमलों पर अपने तमाम हुकूक जुमला शेरोस मलक के नाम कर गई थी और खुद प्रिया शहरियार से प्रिया शेरोस बनी बेबसी का बुत बन गई थी कि चाह कर उफ भी ना कह सके। आप चल रहे हैं कि नहीं अंकल, या मैं पैदल ही चल लूं? फिर पापा से आप खुद ही बात कीजिएगा। वो चादर सर पर दुरुस्त करती जल्दी से ड्राइवर के इनकार पर बोली। मेरून केरेदार फ्रॉक में ब्लैक चादर से खुद को छुपाए, माथे पर पसीने और छोटी सी नाक पर गुस्सा सजाए ड्राइवर से करे तेवर में मुहातब थे। वो छुप कर अपने कमरे से पैसे लिए निकली थी। सबकी नजर से बचती हुई बाहर पार्किंग एरिया में आई थी, पर अब ये ड्राइवर चल नहीं रहा था। उसे कैसे भी करके प्रिया के लिए बर्थडे गिफ्ट लेना था और आज रात ही उसे सबसे पहले विश करना था। यही सोचकर वो ड्राइवर के पास आई। बगैर अपने बाप को बताया, अगर उसे बताती तो यकीनन जाने नहीं देते। वो सबको मालूम हो जाता, खास कर हया को जो उससे पहले खुद पिच कर देती पिछली बार की तरह। पर अब उसने सोच लिया था ऐसा वो होने नहीं देगी। इसलिए उसने ड्राइवर से मदद ली कि वो उसे किसी अच्छे मॉल में ले चले, जहां से वो अपनी आपी का अच्छा सा गिफ्ट लेकर वापस आएगी और किसी को कानों कान खबर भी नहीं पड़ेगी। पर बेटा, आप अकेली क्यों जा रही हैं? किसी को साथ ले चलें। वो ड्राइवर उसकी जिद पर परेशान हुआ। अच्छा ठीक है, आप किसी को भी साथ ले जाए, मैं खुद अकेली जा रही हूँ। वो चिड़का बोलती जाने लगी। ड्राइवर हड़बड़ा गया। बेटा आप सुनो तो। अच्छा ठीक है चलो। वो जल्दी से उसके सामने आया और हार मारकर उसे साथ ले जाने के लिए हामी बढ़े। मुसुमा खुशी से लब दबाए एहसान करने वाले अंदाज में नाक चढ़ाए चलती हुई दरवाजा खोलकर पिछली सीट पर बैठी और मलक विला के दाहरी दरवाजे को देखा, जहां पर कोई नहीं था। सब बंदर प्रिया के रूम में थे। अभी उसने अपनी बहन और शेरोज भाई को निकाह की मुबारकबाद भी देनी थी। वो बहुत ही खुश थी, पर अकेली जाने पर डर भी रही थी। सोचों में गुम मलक विला से निकली, अकेली बगैर किसी को बताए। शाम के साए फैल रहे थे। अभी उसे वापस आकर हया और मुस्तफा के वलीमे के लिए भी तैयार होना था। अंकल जरा तेज ड्राइव करें ताकि जल्द वापस आ जाए। अचानक होती घबराहट पर हाथ मसलती मनमनाई। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, दिल में सोचने लगी, पर जो होना है ना उसे कौन रोक सकता है। जी बेटा, ड्राइवर की परेशान आवाज आई। लगता है आज कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रही हूँ। नेवी ब्लू हैवी मैक्सी में ब्राइडल मेकअप किए हुए इंतहा खूबसूरत आईने के सामने खड़ी खुद को तनकीदी नजर देती, पर जब वह हर अंदाज से प्यार लगी खुद को तो चहकर बोले, पर मुझे तो चेहरे पर सिर्फ आटा ही नजर आ रहा है। क्या बन गए हो एकदम चुड़ैल। पीछे से अपने हसाम में लेकर थोड़ी उसके कांधे पर आकर मुंह बनाए हुए महारत से सजी उसकी आंखों को देखकर बोला। हया जो अपने आप को दूसरी बार अपने खूबसूरत मेकअप में देती खुशी से झूम रही थी, अचानक ही पीछे से मुस्तफा की बारी आवाज और अपनी गिरफ्त में लेने पर बौखला सी गई। पर जो आटे वाला लफ्ज सुना उसको तो जैसे तन बदन में आग लगे। आप आपको शोहर नहीं सोतन होना चाहिए था। मेरी हमेशा से जलती आई है मुझसे। वो एकदम उसके पेट में तेजी से कोहनी मारती हुई गुस्से से बोली, विलन ना हो तो। जालिम लड़की,
मुस्तफ़ा उसकी कोनी पेपा मारने पर करा कर पीछे हटा। दूर रहा करो, सौतन कहेंगे। वो अपनी बेइज्जती पर तपी हुई थी। अभी इतनी मेहनत से पार्लर वाले से तैयार कर गई थी और वो कह रहा था कि उसे सिर्फ आटा ही दिख रहा है। उसका तो दिल खून के आंसू रोने लगा। उफ, एक तो तुम लड़कियों से हकीकत हजम नहीं होती। वो बालों में हाथ फेंक कर मुंह टेढ़ा करके बोला। ब्लैक 3 पीस सूट में खुद भी तैयार था और काफी हैंडसम भी लग रहा था। एक मिनट, एक मिनट। एकदम वो लड़का औरतों की तरह दोनों हाथ कमर पर आकर आईब्रो सुकड़े हुए गोया हुए। ये कितनी ही लड़कियों को हकीकत दिखा चुके हो, हाँ? उसके दापा मुस्तफा ने मुस्कुराहट रोकी। अल्लाह का शुक्र है बहुत, पर कभी गरूर नहीं किया। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो रुको, अभी रुखसार से मुट्ठी भरकर आटा दिखा सकता हूँ। वो शरारत से बोला। ऐसा नहीं था कि वो ज्यादा मेकअप लगाया हुआ हो या मुंह पर आटा हुआ हो, वो ऐसे ही सिर्फ अपने अदाकारा को तंग करा था। वो लगी इतनी प्यारी रही थी कि दिल कर रहा था कि देखता जाए। पहले तो नहीं, पर अब उसने उस पर जायज रिश्ता था तभी पूरे हक से जी भर कर देख रहा था। उसके हाँ कहने पर हया की आंखें फटी और नाक गुस्से से फूल गए। क्या मतलब? कितनी लड़कियों के? ओ अल्लाह जी, ये विलन मुझे चीट कर रहा था। उसने सदमे से माथे पर हाथ मारा। मैं ये सितम बर्दाश्त नहीं करूंगी। पूरे गांव के सामने शिव का असली रूप लाऊंगी। वो किसी भी दुखी औरत की तरह चाहिए। उसकी गाँव वाली बात पर वो क्या हक्का लगा उठा। हा हा हा, कौन सा गाँव? मजाक आ रहा था जानम, तुमसे ही पहला तजुर्बा है। उसके करीब आकर हंसते हुए बोला और हया ने पहले नाक चुराया पर उसके करीब आने पर आंखें दिखाए। मुस्तफा ने भी मुस्कुराकर उसकी आंखों में देखा मोहब्बत से। बहुत ही प्यारी लग रही हो, पर उसने उसके नकुश को जांचते हुए कहा। उसके पर वो मुंह बनाने लगी। क्या पर? इतनी खूबसूरत तो लग रही हूँ। सीधा ये ना कि आपसे मेरी खूबसूरती हजम नहीं होती। और तो और उस जेलस में तारीफ भी नहीं कर पा रहे। वो हल्की से बोली। अच्छा, तारीफ सुननी है? उसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में बढ़कर पूछने लगा। हाँ, वो भी एक अदा से बोले। वाई नॉट माई प्रिंसेस? वह मुस्कुराकर कहता हुआ उसके एक हाथ को उठाकर अपने सीने पर दरकते हुए दिल पर रखा जिसकी दरकने बुलंद थे। हयान ने पहले नासमझी से देखा, पर हाथ दिल पर रखने से वो घबरा गई उसके दरकनों से। पर अगले ही लम्हे वह बखलाई हैरान होगी जब वो उस पर झुका। हया का पूरा चेहरा हया से लाल हो गया। आंखें शर्म से झुक गई उसकी मोहब्बत की छाप पर। वह खामोश अपनी अथल पथल करती दरकनों से उसके सामने खड़ी, सर झुकाए उसके हसार में। और तारीफ चाहिए? वो शरारत सरगोशी करने लगा उसके काम में। हया ने बौखलाकर नफी की। पर मुझे करनी है कि तुम्हें अपनी तारीफ दिलो जान से कबूल आए, कोई कमी ना हो उसमें। नहीं, मुंह वो उसे धकेल कर दूर हुई। हा हा हा, हाँ जानम। वो कहकर लगाकर उसे वापस खींच कर अपनी गिफ्ट में ले चुका था। बहुत ही पसंद आ गई हो, इसलिए बहुत सी प्यारी प्यारी तारीफ करना चाहता हूँ। वो मैंने हैसियत से कहता हया को तो बेबस करके उस पर झुकने लगा कि उसके मोबाइल छीनने लगा। वो बुरी तरह से बदमजा हुआ। वो खिलखिलाती हुई हया को देखने लगा जो कुछ लम्बे पहले रोने जैसी थी पर अब झटके से दूर होकर हंस रहे थे। हंस लो प्रिंसेस, सिर्फ 2 मिनट। वो लब बिछते मोबाइल पर शिरोज का नाम देखकर उसे जिताने लगा। नहीं चाहिए बेहुदा तारीफ। वो गुस्से से उसके शूज पर अपना पाँव मारती दूर हुई पर मुस्तफा तो मोबाइल से आती शिरोज की बात पर सुन हो गया था। क्या मतलब? कहाँ है? तुम लोग कहाँ हो? वो गुस्से से चिया। हया उसके अचानक दांत पर घबरा कर मुड़ी और खौफ से उसकी लहू रंग आंखों से देखने लगी। अल्लाह है, ये विलन को अचानक कौन सा दौरा पड़ गया? बेटा, मैंने कहा था ना कि किसी को ले लेते हैं, पर आप नहीं मानी। 40 साल के करीब वो ड्राइवर अपने पीछे आती हुई गाड़ी को देखकर परेशानी से बोला। मासूमा के डर से मुसलसल मोटे मोटे आंसू गिर रहे थे। अंकल प्लीज मुझे घर ले चले, मुझे पापा के पास जाना है। हिचकियां लेती मुसलसल दोहरा जुमला फिर से बोली। वो जब मलक बिल्ला से थोड़ा आगे आए तो ड्राइवर को एहसास हुआ जैसे कोई उनके ताक़ब में हो। किसी एहसास के तहत उसने बैक मिरर में देखा तो दहल कर आ गया। वो कोई एहसास नहीं था, सच में एक ब्लैक लैंड क्रूज थे। ड्राइवर का सांस रुक गया। एक लम्हा ना लगा उसे पहचाने में, गाड़ी तो जहांगीर की थी। उसने परेशानी में बैक सीट पर बैठी हुई घबराई हुई मासूमा को देखा जो हाथ मसलते हुई सहमी हुई कभी बाहर देखती तो कभी अपने हाथों को। या अल्लाह मदद फरमा। ड्राइवर सख्त घबराया हुआ था। उसने जब देखा गाड़ी को अपने पीछे तो वापस मुड़ा तो नहीं सका था पर दूसरे रास्ते से ले आया मलक विला जाने के लिए, जहाँ पर दोनों तरफ से घना जंगल था और सुनसान रास्ता था। उसे काफी फिक्र हुई। वो मासूमा को पहले ही आगाह कर दिया कि खतरा सर पर है। तब से वो लजरती हुई हिचकियां लेती दुआ मांग रहे थे। ड्राइवर को तो ये परेशानी थी कि उस मासूम लड़की को छीन गया तो, या कुछ गलत हो गया तो वो कैसे बचाएगा उसे। मतलब वो अकेला, उसके पास पता नहीं कितने लोग। शहरियत उसे जिंदा जमीन में गाड़ देगा। कुछ भी हो जाए मुझे उसे बचाना होगा, चाहे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। वो बड़बड़ाया। बाबा हम बच तो जाएंगे ना?
वो सिसकती हुई खौफजदा बोली। बख्श ड्राइवर जो उसकी खौफ से नम आवाज और बाबा कहने पर तरफ सा गया था, बहादुर बनो बेटा, ये बाबा अपनी जान देगा पर आपको कुछ नहीं होने देगा। मुसुमा की जान देने वाले बाबा पुतलियां फैली। मतलब मैंने गलत किया, मुझे बाहर नहीं आना चाहिए था पापा। उसके वजूद में सर्द लहर उठे। बेटा ये मोबाइल और जल्दी। वो आगे पीछे से गिर चुका था। बगैर बात लिए उसने मोबाइल निकाला, मुसुमा को दिया। सिर्फ होद के हसास से निकालने के लिए। वो आगे पीछे से गाड़ियों को गिरते देखकर जद हो चुके थे। अचानक ड्राइवर के मुहातब पर चीख उठे। उसका पूर थर थर कांप रहा था और दिमाग भी काम नहीं कर रहा था। संभालो खुद को बच्चे, ये पकड़ो और जब मैं आपको कहूँ भागो तो बाएं जाना, जंगल में उतर जाना और किसी जगह छुपकर साहब को आगाह कर देना सारी सूरत से। उसकी तरफ मोबाइल बढ़ाते हुए बोला, उनके हवाले करने से यही बेहतर था। मुसुमा और तेज रोने लगे। मुझसे नहीं होगा, मुझे डर लग रहा है, प्लीज आप पापा को कॉल करें, वो आ जाएंगे। वो फैलते हुए अंधेरे में डूबे हुए जंगल को देखकर उसका रूह फना होने लगा। फिर ड्राइवर से इल्तिजा करने लगे, बेटा हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है वरना वो आपको ले जाएंगे। वो सामने गाड़ियों से जहांगीर के आदमियों को निकलता देखकर जल जलाया। ले जाएंगे के जुमले पर उसके वजूद में कपकपी तारी हुई। ओवर बुखलाकर मोबाइल अपने हाथों में मजबूती से जकड़ा कि यहाँ से भागते ही अपने पापा को कॉल करके सारी सूरत हाल से आगाह करेंगे। आका हम सब ने गाड़ी को घेर लिया है। बाबर जहांगीर का आदमी अपने साथ बाकी गार्ड्स के मुसुमा की गाड़ी को घेरे जहांगीर को इतला करने लगा। शाबाश मेरे बब्बर, हम भी पहुंचने वाले हैं, उसका तुम्हें इनाम देंगे। जहांगीर को जब मालूम हुआ कि शहरिया गाड़ी कराची आया हुआ है तो उसे अपने मेन आदमी बाबर को मलक विला पर निगरानी करने रख दिया था। उन्हें काफी मुश्किलात का सामना भी नहीं करना पड़ा था कि वो खुद ही बाहर आ गए थे अकेले। आहर हूं तो हूं होता है ना, हा हा हा। इनाम के बाबर की बांछे खुले। आपके आने पर हम बीबी को पेश करेंगे आका, वो मकरू हंसी के साथ कहता हुआ बंद मोबाइल को देख लेगा। बहुत हो गया बिल्ली चूहे का खेल। शारिया साहब अब आप आमने सामने की तकरार हो गए। वो अपनी मुच्छों को ताक देता हुआ हवेली की हदूद को पार करता मंजिल पर पहुंच लगा। अबे बाहर निकल ठा। हवाई फायर की आवाज के साथ ही बाबर ड्राइवर पर गरजा। मुसुमा सत रंगत के साथ ही फायर की आवाज जी। मामा वो खुद में सिमट गए। डरो मत बचे, हमने जो कहा है ना उसके लिए तैयार हो जाओ। ड्राइवर जो खुद घबराया हुआ था पर उसने कैसे भी आकर मुसुमा को बचाना था। अंधेरा फैलने पर उसने आयशा से बड़ी टॉर्च निकाली। हम उनके मुंह पर टॉर्च की रोशनी करेंगे तब आप निकल जाना। उसका दरवाजा अनलॉक करता हुआ हदायत देने लगा। बाबा मैं अकेली कैसे? वो आंखें नीचे सिसकी। उसे क्या पता था इतनी सी गलती का ये अंजाम मिलेगा। बेटा हम आपके पीछे आएंगे, आप बगैर आवाज किए चले जाना और जल्दी से सांप को आगाह करना जब तक हम उन्हें संभालते हैं। बख्श ड्राइवर को घने अंधेरे में डूबे जंगल में अकेली से बेचने से डर भी लग रहा था पर मजबूर था। उसने एहतियात से पहले ही शालिया के नंबर पर जगह का एड्रेस सेंड कर दिया था। उसने थोड़ा सा बैक डोर खोला मुसुमा के लिए और खुद भी दरवाजा खोलने लगा उसे तैयार रहने का कहते। ड्राइवर ने निकलते ही तेज रोशनी जैसे उसके मुंह पर मारी। मुसुमा बगैर लम्हे की ताहीर किए हुए आयता से बाहर निकलती और डूबते दिल के साथ ही अंदर जंगल में दौड़ लगाई। पकड़ो बास। लड़की जंगल में भागी। पीछे गार्ड की नजर पड़ती हुई मुसुमा के सर पर पड़ी तो उसने चीख कर बताया। मुसुमा आवाज सुनकर बेसाता खौफ से चीखी और डूबते हुए सूरज की किरणों में थर-थर गिरती पड़ती हुई सिसकते हुए भागने लगे। घनी झाड़ियां कद आवर दरख्तों से लड़ती सूरज की किरणें भी उसका साथ दे रही। ठा एक और फायर हुआ जिसके साथ ही ड्राइवर की चीख बुलंद हुई। मुसुमा का सांस रुक गया। लहू लहान होते हुए पाँव के साथ ही घुटनों के बाद जमीन पर गिरे। कांटों पर गिरने से उसके मुंह से दर्द भरी हुई चीख बुलंद हुई। दिन ढल चुका था, अंधेरा बढ़ रहा था। खौफनाक जानवरों की आवाजें उसका दिमाग मौफ कर दे। यहीं कहीं होगी, ढूंढो उसे जल्द। मुसुमा जो घुटनों के बल पड़ी हुई थी गरजदार आवाज और कदमों की चाप पर हवास पाता हो गए। नहीं मम्मा, वो सिसकी। आपी धड़कन भी साथ छोड़ने को थी। रुक रुक कर चलती हुई दिल के साथ ही पसीने से उठने की कोशिश करने लगी। दर्द की शिद्दत से मुंह से आ निकले। दुपट्टे को झाड़ियों में उलझकर छोड़कर आगे कदम बढ़ाने लगी धुंधलाई आंखों से। मुसुमा अचानक कमजोर होती समातू से शहरिया की पुकार टुकराई। तारीख जंगल में उसने जैसे जिंदगी की नई किरण नजर आई। पापा वह बड़बड़ाए। बस वो रही लड़की। उसकी बड़बड़ाहट और साइको देते करीब से ही आवाज गूंजी। उसके साथ ही मुसुमा के हलक से आरी फलक शगाफ चीख निकली। पापा। वह फ्रेश होकर बाहर आया तो उसकी आंखों के सामने मुसुमा का खिलखिलाता हुआ चेहरा लहराया जिस पर वो खुद भी मुस्कुरा दिए। चल कर बेड पर बैठी और मुलाजमा को बुलाकर मुसुमा को बेचने का कहा जिस पर वो सर हिलाती मुलाजमा चली गई और काफी देर बैठी रही उसके इंतजार में। पर इंतजार ही रहा।
نہ ملازمہ آئی نہ ہی معصومہ۔ صاحب، بیگم صاحبہ، ملازمہ بکھلائے ہوئے بھاگتے ہوئے ڈرائنگ ٹو میں دوڑتے ہوئے پولیس آنسو کے ساتھ ہی داخل ہوئے۔ صاحب کی طرف متوجہ ہوئے، کیا ہوا؟ مشال اس کی پولیس آنسو پر گھبرائے ہوئے پوچھنے لگے۔ پری بھی ساتھ ہی کھڑی ہوئی، بیگم جی وہ کیا وہ جلدی بولو، بات کیا ہے؟ شالیہ اس کے وہ کرنے پر سخت ناگواری سے بولا، صاحب ہم نے پریا بی بی کے کہنے پر معصومہ بی بی کو ڈھونڈنے گئے، پر کیا پر؟ شیروز دارا وہ گھبرائے جلدی بولے، چھوٹے صاحب وہ ہمیں کہیں نہیں ملی، ہر جگہ دیکھ لیا، کہیں نہیں تھی، اور گارڈ کا کہنا ہے کہ بی بی بخش ڈرائیور کے ساتھ ہی کچھ دیر پہلے نکلی ہیں، وہ بھی اکیلے۔ ملازمہ نے تو جیسے سب کو سکون لوٹ لیا تھا، اس کی اطلاع پر سکوت چھا گیا اور اس کے سکوت کو شالیہ کے موبائل نے توڑا۔ شالیہ نے ساکت آنکھوں سے دیکھا تو آنکھیں مزید لہو لہان ہو گئے، جہاں پر ایک جگہ ایڈریس اور جہانگیر کے گھیرنے کا لکھا ہوا تھا ڈرائیور نے۔ کیا ہے شہریار؟ اس نے بگڑتے دیکھ کر دھراب نے پوچھا۔ شیروز جلد گاڑیاں نکالو، شہریار دارا اور موبائل دھراب کی طرف بڑھایا۔ شیروز تو دیکھ کر بھاگا اور ساتھ ہی مصطفیٰ کو بھی آگاہ کرنا نہ بھولا۔ شہریار میری بچی، پری کی حالت بگڑنے لگی، سنبھالو خود کو پری، اسے شانے سے پکڑ کر جھٹکا دیا، اور یاد رہے پریا کو بنک بھی نہ لگے، کچھ بھی نہیں ہوگا معصومہ کو، وہ کہتا وہ اسے مشال کے حوالے کر کے وہاں سے بھاگا۔ دھراب کو وہیں پر رہنے کا بول گیا، اس کا اندر تڑپنے لگا تھا اور یہی حال پری کا تھا۔ مصطفیٰ کو جو صورتحال معلوم ہوئی وہ بھی صفیہ کو آگاہ کر کے شیروز کے بتائے گئے ایڈریس کے لیے روانہ ہوا، پر شاید ان سب معلوم ہوتے دیر ہو چکے تھے۔ بڑی ماما معصومہ کہاں ہے؟ بیٹا وہ شیروز کے ساتھ باہر گئی ہے ضد پر آئس کریم کھانے، میشا نے اسے ساتھ لگانے پیار سے کہا تھا، اور شیروز کے ناپ اس کے چہرے پر ناگوارت پھیلی، اور اسے معصومہ کا یوں بن بتائے شیروز کے ساتھ جاننا ذرا بھی پسند نہیں آیا۔ اگر اسے معلوم ہوتا تو ہرگز جانے نہ دیتی اسے۔ ماما کہاں ہے؟ وہ بیڈ پر بیٹھتی ہوئی بولی، پری اپنے روم میں ہے، جوس گلاس میں ڈلتی مدم سب بولی، آواز جو نم تھی۔ دل سے معصومہ کی حیرت کی دعائیں کی جا رہا تھا، سب اتنے ریلیکس ہیں، کیا کسی کو ولیمے میں نہیں جانا؟ بائی کے اور یہ شرمیلی مجھے بنا بتائے چلے گئی، خبر تو لے کر رہوں گی ڈارلنگ تیری۔ وہ بےچکنی سے آنکھیں پھیلائے ہوئے پوچھتی ہوئی آخر میں معصومہ کو کھٹی مٹی ڈانٹ سے نوازنے کا سوچا۔ سب کو جانا ہے، تم نے کب سے کچھ نہیں کھایا، یہ جوس پی لو۔ اس نے اس کے آرام اس معاملے سے دور رکھنے کے لیے جوس میں نیند کی گولیاں ڈالی تھی۔ نہیں بڑی ماما، موڈ نہیں، میں ذرا ماما سے مل لو، وہ انکار کرتی جانے لگی، پتہ نہیں کیوں دل گھبرا رہا تھا۔ چپ چاپ پیو پریا، ورنہ ڈانٹ پڑے گی، وہ اسے ہاتھ سے پکڑ کر بیڈ پر بٹھاتی ذرا سخت آواز میں بولے۔ پریا نے پہلی بار اسے سخت آواز میں بات کرتے دیکھا مسکرا دی، کیوٹ سی ساسو ماں، ہاں ہاں ہاں، ایسے موڈ بحال کرنے کے لیے بولی اور ہنسنے لگی، اور ساتھ ہی جوس تھام کر ایک سانس میں گلاس پی گئی تھے۔ اس کے ساسو ماں کہنے پر مشال نے ماتھے پر اس کے لب رکھے، اچھا ماما میں تھوڑی دیر لیٹنا چاہتی ہوں، جب آپ سب لوگ چاہیں تو مجھے اٹھا دینا، مجھے اپنی ڈارلنگ سے ملنا۔ وہ باری ہوتے سر کو تھامتی بولی اور تکیے پر گر سے گئی، مجھے معاف کر دو بچی، یہ ضروری تھا۔ مشال نم آنکھوں سے اس کے بعد سوارتی ہوئی بڑبڑائی اور اس پر چادر درست کرتی روم کا ڈور لا کر کے چلے گئے۔ بخش آنکھیں کھولو، صاحب بی بی جہانگیر مدم سی آواز میں کہراتے ہوئے بڑبڑایا، جو اس نے بامشکل سنی، اس سے پیٹ پر گولی ماری گئی تھی۔ شیروز اسے ہاسپٹل لے کر چلو جلدی۔ وہ پاس کڑے شیروز کو حکم دیتا انتر جنگل کی طرف بھاگا، اس طرف جاؤ۔ وہ مصطفیٰ کو بائیں جانب کا کہتا خود سیدھا بھاگا، اور مصطفیٰ اس کے حکم پر تیزی سے بائیں جانب گیا۔ معصومہ کافی ڈھونڈنے کے بعد بھی شاعرہ نے تڑپ کر پکارا، پکارنے کے ساتھ ہی شیروز کے پاؤں میں کوئی کپڑا الجھ گیا۔ اس نے جھک کر جاڑی میں دیکھا تو معصومہ کی چادر تھی، پاپا، اور کانوں میں فلک شگاف چیخ پڑے، میرا بچہ۔ شہریار تڑپ کر پکار کی سمت سیدھا بھاگا، گڑیا۔ مصطفیٰ چیخ پر بڑبڑاتا ہوا دائیں جانب لگا، معصومہ۔ مصطفیٰ نے اس کے بے جان وجود پر جیسی روشنی ڈالی تو آنکھیں ابھر پڑے، نیچے پڑے کسی مرد کی باڈی تھی جسے بے دردی سے مارا گیا تھا، خون ابل ابل کر باہر نکل رہا تھا۔ ایسا ایک وجود نہیں تھا، کئی تھے جنہیں ایسی موت دی گئی تھی، موت بھی گھبرا جائے اس درندگی سے۔ معصومہ، مصطفیٰ کے منہ سے خوفناک سرگوشی نکلی، شہریار کا گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھے دیکھ کر، شاید وہ بھی اس سارے منظر کو دیکھ چکا تھا، تب ہارا ہوا تھا۔ سنبھالے خود کو، اگر اس طرح کریں گے تو کبھی حاصل نہیں کر پائیں گے۔ نہیں ہے یہ کام حویلی والوں کا، وہ اندھیرے میں دارا کے سامنے آواز سائے سائے کرنے لگے، میں جانتا ہوں کہ یہ کام کس حیوان کا ہے، وہ مجھ سے کچھ بھی نہیں چھین سکتا اسے، وہ مجھ سے کبھی نہیں چھین سکتا اسے۔ مصطفیٰ اس کے لہجے کی پھنکار پر ٹھٹکا، وہ اٹھا، مطلب؟ وہ ابھی بھی نہ سمجھا اس کی بات کو۔ شہزادے کی آنکھیں لال تھی کہ ابھی اس تک پہنچ کر اس نے زرے زرے کر دے
जो इंसान ही वाकई हैवान था, उसे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि जो इंसान अपने सगे बाप का नहीं हो सका, वो नाम के रिश्तों का क्या होगा। वो गाड़ी में बैठकर वापस मलक विला चलाया। उसे सुबह के फ्लाइट से अमेरिका पहुंचना था। फिर मुस्तफा सारी रात भटकता रहा, यहाँ वहां पर उसे ना मिले, ना ही उसे लेकर जाने वाले तक पहुंच सका। थक हार कर वो भी वापस हुआ। मसूमा कहाँ है शहरियार? आप अकेले क्यों आए हैं? उसे साथ क्यों नहीं लाए? शहरियार जब मलक विला में दाखिल हुआ तो परी जो के सबके साथ लॉन्च में बैठी मसूमा के इंतजार में थी। शहरियार को अकेला था देखकर उसे रोती हुई से झंझोड़ने लगे। परी संभालो खुद को। वो ने शहरियार को सुर आंखों से खामोश परी को तकता हुआ देखा तो कहा, कुछ नहीं हुआ उसे, खामोश हो जाओ। उसके गिर्द हाथ बांधकर शहरियार ने उसे चुप करवाना चाहा। शहरियार वो कहाँ है? वो मेरी बेटी है, पर उसके चुप रहने का कहने पर चाहिए। संभालो उसे। वह मिशाल और हुर के हवाले करता उसे खुद लंबे लंबे दाग पड़ता हुआ रूम में चलाया और ठाक की बात के साथ दरवाजा बंद किया। हुर, उसे कहो पर मेरी बच्ची है, क्यों नहीं बता रहे कहाँ है वह? क्यों नहीं लाया उसे अपने साथ? ये तुमने अच्छा नहीं किया सलार। वह बांध कमरे में धारा जब आंखों के सामने 20 साल का नफसियाती लड़का कह के लगाते हुए घुमा, जिसके हाथ बेदर्दी से कत्ल किए अपने बाप के खून से रंगे हुए थे। तुम मुझसे मेरी बच्ची छीन नहीं सकते, मैं खत्म कर दूंगा तुम्हें। शहरोज। दरवाजा खोलकर उसने शहरोज को पुकारा। दिमाग जब ठंडा हुआ तो उसने आगे का सोचा। सबसे पहले उसे प्रिया को उसे दूर रखना था, वरना वह मासूमा को ना पाकर कुछ भी कर सकती थी। वो अपने जज्बाती खून को जानता था। शहरियार क्या कर रही हो, कुछ बताओगे? दाराब ने कुछ साथी से पूछा। शेरोज कहाँ गया है? मुस्तफा का कुछ पता नहीं, वो पूरी तरह से उलझ गया। शहरियार ने गहरा सांस काट किया और सोच लिया कि अब वो सलार के रूप को बेनकाब कर देगा। भाई, मुझे कल तक का वक्त दें, सब क्लियर हो जाएगा। वो सोफे पर गिरता हुआ कहने लगा। आप बैठ जाए, मुझे कुछ कहना है। दाराब उसको देखकर चुपचाप सामने बैठ गया। हाँ कहो। दाराब उसे सोचू की गहराई में देखा तो बोला, कल शेरोज को वापस हैदराबाद जाना है ना? शहरियार ने पुरसोच सा पूछा। हाँ। दाराब से उसका यूं रिलैक्स रहना और दाराब से हजम नहीं हो रहा था। तो शेरोज को कहो कि वो प्रिया को भी अपने साथ ले जाए। उसने इतनी आसानी से कहने पर दाराब हैरान हो गया। शहरियार, ये तुम क्या कह रही हो, कुछ समझाओगे? मैंने कहा कि मुझे एक दिन दिया जाए, और अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मैं अपनी आंखों के सामने सब कुछ बिखरता नहीं दे सकता। जब तक मासूमा वापस नहीं आ जाती, प्रिया घर से दूर रहेगी। रही बात मेरे रिलैक्स रहने की, तो मैं रिलैक्स नहीं हूँ। शहरियार, एक बार परी से भी बात कर लो, उसने उलझते हुए कहा। भाई, मुझे पता है सही क्या है, उसने रूखे पान से कहा और दाराब ने लब बीजे। ठीक है, मैं शिरोज के आते ही कहता हूँ। क्या वो अभी निकल जाएं रात को? बगैर देखे दाराब ने पूछा। हाँ, एक लफ्ज में जवाब दिया। मैं जरूर सारी हकीकत जानना चाहूंगा जब तुम बताओगे। वो जाते जाते गोया हुआ। शहरियार की आंखों में गुस्से की जाती से आंसू निकल आए। पर पापा, मैं अभी कैसे जा सकता हूँ? शेरोज जब घर आया तो दाराब ने उसे प्रिया को लेकर जाने का कहा। क्यों नहीं जा सकते? शहरियार रूम से निकलते उसके अल्फाज सुनते गुस्से से पूछने लगा। पर चाचू, मासूमा वो गुम है और मैं कैसे जा सकता हूँ ऐसे हालात में सबको छोड़कर? मैं अभी मरा नहीं हूँ, वो दारा जिंदा हूँ। तुम्हें जितना कहा जाए इतना करो। शेरोज ने सर झुका दिया था और मिशाल खामोशी से उसकी पैकिंग करने चले गए। आप पागल हो गए हैं शारिया? पहले मेरी एक बेटी गुम है और तुम दूसरी को बेच रही हो दूर। परी उसके पैसे पर चाहिए। बकवास बंद करो, वो मेरी भी बेटी है। अब अगर तुमने एक भी आंसू बहाया तो मैं तुम्हें यहीं गाड़ दूंगा। उसके आंसू से उसे कितनी तकलीफ दे रहे थे कि वो समझ नहीं सकते थे। झुलसा रही थी अपनी आंसू से। परी दहल कर आई थी। कितने टाइम बाद आज फिर से उसने अपने जलाल में देखा था। जाओ यहाँ से और 2 मिनट में निकलो। वह मुरा और शेरोज पर गरजा। जैसा आपको बेहतर लगे। शेरोज लाबीज से कहता हुआ एक नजर दरा पर डालकर सीनिया फैलांगता हुआ अपने कमरे में जाने लगा। परी मुंह पर हाथ आकर सिर से भी बेहोश प्रिया के रूम में भाग गए। हूर दारा बेबसी का बुत बने हुए थे। हंसते खिलखिलाते घर में अचानक क्या हो गया था, किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। कल दोनों बहनों का जन्मदिन था। कल के दिन रोती प्रिया को उसकी छोटी सी डार्लिंग मिली थी। उस दिन वो कितनी खुश हुई थी कि उसे अंदाजा ना था, और आज दोनों बहनें अलग हो गई कि किस्मत उन्हें कभी मिला पाएगी कि नहीं। मामा, ये क्या हो रहा है, मुझे कोई समझाएगा? शेरोज पैकिंग करती मिशाल से पूछने लगा। मैं खुद भी नहीं जानती। वो कंधे उचकाकर वार्डरोब से उसके कपड़े और यूनिफॉर्म बैग में पैक करने लगे।
शहरोज हया रखना री बेटी का। शहरियार तुम पर यकीन करके अपनी बेटी सौंप रहा है, अभी तुम ही उसके सब कुछ हो वहां। अगर तुमने कुछ उल्टा सीधा किया तो तुम्हारे लिए बेहतर नहीं होगा। कोई गलती हो जाए तो दरगुजर कर देना या प्यार से समझाना उसे। उसके प्यार से कहने पर शेरोज ने गलत अर्थ किया। मामा, आपको उस मैडगी की पड़ी है, मुझे मासूमा की टेंशन हो रही है, पता नहीं कहाँ होगी हमारी गुड़िया, किस हाल में होगी। शहरोज शहरियार ने उसे वापस वहीं पर जाने की बजाय घर बुला लिया था और रात के 3 बज रहे थे, किसी को सुकून नहीं था। हर कोई बेसुनी और शहरिया के रवैये को देख रहा था। अपना ख्याल रखना मम्मा, मैं कॉल करता रहूंगा, पता नहीं चाचू को क्या हो गया है, मैं तो अभी जाना नहीं चाहता। नहीं बेटा, वो ठीक आ रही हैं, वो नहीं चाहते कि प्रिया को मुसम्मा की गुमशुदगी का पता चले। शेरोज ने गहरा सांस राज किया, अपने माँ बाप को गले लगाकर माथा चुमा। अपना ख्याल रखना और मेरी बच्ची का भी। मिशा उसके माथे पर हाथ फेरती उसे हदायत देने लगी। सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। उसकी नम आंखें देखकर शेरोज बोला, इंशाल्लाह। वो कहते दोनों प्रिया के रूम में आए जहाँ पर वो बेहोश थी और पास पड़ी बैठी हुई परी उसका माथा चूम रही थी, सिसकती हुई। चाची, कुछ नहीं होगा, इंशाल्लाह सब ठीक होगा, मैं उसे वापस भेज दूंगा। परी को अपने साथ लगाते थपथपाने लगा और परी फुट फुट कर रो पड़ी। शेरोज, मेरी मुसम्मा कहाँ है? उसने तड़प कर आस ने शेरोज से पूछा। वो चाचू जानते हैं, मैं कुछ नहीं जानता। वो परी को उसने पीछे बेबसी से बोला। उसकी बेबस आवाज सुनते हुए एक नजर प्रिया पर डालकर रूम से निकल आई। मिशाल, हूर, शेरोज तीनों से देखते रह गए थे। फिर कुछ ही देर में शारिया ने प्रिया को गाड़ी में बिठाया और मुलाजमा ने शेरोज के बैग रखे तो वो सबसे मिलता हुआ गाड़ी में बैठा। फी अमानुल्लाह, शहरियार बोला तो दराब ने उसके कांधे पर हाथ रखा जिस पर उसने आंखें मीची। फी अमानुल्लाह, शेरोज कहता हुआ एक नजर कांधे पास सर रख के सोई हुई प्रिया पर डालकर गाड़ी स्टार्ट करते मलक विला से निकलता चला गया। उसके चेहरे पर बेबसी की इंतहा थी, जिसे चाह कभी कुछ नहीं कर पा रहा था और ना ही समझा। सामने से मलक मिला में दाल होते उसकी नजर मुस्तफा पर पड़ी, जो हैरत से उन्हें जाता हुआ देख रहा था। शहरिया को सुबह का इंतजार था, क्योंकि उसे पता था कि उसकी बेटी सलार के पास गया। अगर हवेलू वालों के पास होती तो क्यों जहांगीर अपने आदमी खुद ही अपनी बेदर्दी से मारता। और वो इस दरंगी से पहचान गया था कि यह सलार का हाथ है, जो ऐसा करने से नहीं काम सकता।